रिपोर्टर और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश धन दौलत। क्या आपने अपना आईटीआर फाइल किया है? इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख अब करीब आ गई है और इनकम टैक्स विभाग लगातार मैसेजेस देकर ये याद दिला रहा है कि आखिरी दिन का इंतजार क्यों करना, जल्दी कीजिए, टैक्स भरिए और निश्चिंत हो जाइए। आप में से ज्यादातर लोगों ने ये काम कर भी दिया होगा, लेकिन जिन्होंने अभी तक इस बात पर ध्यान नहीं दिया है उनको याद दिला दूं कि आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख कल है। उम्मीद है कि ये बेहद जरूरी काम आपको याद रहेगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये आईटीआर होता क्या है और इसे भरना क्यों जरूरी है और इसके फायदे क्या हैं? आज के इस खास एपिसोड में हम इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर आपके मन में उठने वाले हर सवाल का जवाब देंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आईटीआर होता क्या है इस खास रिपोर्ट में। आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न एक टैक्स रिटर्न फॉर्म है जिसका इस्तेमाल टैक्स पेयर आयकर विभाग को अपनी इनकम और संपत्ति की रिपोर्ट देने के लिए करते हैं। आईटीआर में टैक्स देने वाले लोगों के पर्सनल और फाइनेंशियल डेटा से जुड़ी जानकारी होती है, यानी किसी एक वित्तीय वर्ष में आमदनी और खर्चे का पूरा हिसाब होता है। समझने वाली बात यह है कि करदाता कोई व्यक्ति, फर्म, ट्रस्ट, कंपनी या समूह भी हो सकता है। जो आमदनी टैक्स के दायरे में आती है, जिन खर्चों पर टैक्स नहीं लगता, इन सभी का ब्यौरा दिया जाता है। इस तरह आपका पूरा टैक्स तय होता है जो आयकर विभाग को देना होता है। अगर पहले ही टैक्स के तौर पर आपने ज्यादा रकम दे दी है तो आईटीआर भर के उसे वापस पाया जा सकता है। आईटीआर ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक मोड में भरा जाता है, लेकिन सीनियर सिटीजन्स के लिए इसे मैनुअल रूप में भी दाखिल करने का ऑप्शन होता है। इनकम टैक्स भरते समय आपको कोई भी दस्तावेज अटैच नहीं करना पड़ता, लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि आईटीआर तब पूरी तरह भरा हुआ माना जाता है जब करदाता द्वारा दाखिल आईटीआर को आधार से जुड़े मोबाइल नंबर या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से ओटीपी के जरिए इलेक्ट्रॉनिकली वेरीफाई किया जाता है। और अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि क्या आपको इनकम टैक्स भरना भी है या नहीं। तो जान लीजिए कि कोई भी 60 वर्ष से कम का व्यक्ति जिनकी सालाना इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है, उन्हें कोई टैक्स नहीं देना होता। यदि कोई व्यक्ति 60 साल से अधिक है लेकिन 80 साल की उम्र से कम है और उसकी सालाना आय 3 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है, तो वो भी टैक्स के दायरे से बाहर हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति 80 वर्ष से अधिक है और उनकी सालाना आय जो है वो 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है, तो उन्हें भी टैक्स के दायरे से ही बाहर रखा जाता है। और अब ये जानते हैं कि किनको आखिर भरना होता है इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स लॉ के अनुसार कुछ कैटेगरीज बनाई गई हैं, जिसके तहत आने वाले सभी टैक्स पेयर्स को एक तय समय के अंदर टैक्स भरना होता है। इनकम टैक्स फाइल करना उन लोगों के लिए बेहद जरूरी है जिनकी सालाना आय 2.5 लाख रुपए से अधिक है। यदि किसी व्यक्ति की इनकम तय लिमिट के अनुसार है लेकिन एक या अधिक चालू खाते में 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा है, तो उसे आईटीआर के दायरे में रखा जाता है। हर कंपनी और फर्म, चाहे उसे नफा हो या नुकसान हो, उसे आईटीआर फाइल करना ही होगा। यदि कोई व्यक्ति विदेश यात्रा में 2 लाख रुपए से अधिक रुपयों का खर्च करता है, तो उसे भी आईटीआर के दायरे में रखा जाएगा। यदि किसी के पास भारत से बाहर कोई भी संपत्ति है, तो उसे अपना आईटीआर दाखिल करना चाहिए। या फिर यदि कोई भारत से बाहर किसी संपत्ति का बेनिफिशियरी है, तो भी उन्हें आईटीआर दाखिल करना जरूरी है। अगर किसी व्यक्ति के बिजली की खपत पर सालाना 1 लाख रुपए से अधिक खर्च होता है, तो उन्हें भी आईटीआर भरना होगा। इन तमाम बारीकियों को जानने के बाद भी जरूरी है एक्सपर्ट्स की राय। तो स्वागत करते हैं आज के हमारे खास मेहमान का। हमारे साथ अब शो पर जुड़ चुके हैं बलवंत जैन,
जाने माने टैक्स और इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है बलवंत जी आपका गुड न्यूज टुडे पर और धन दौलत पर। इस खास शो पर सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूं कि आप हमारे सभी दर्शकों को ये बताइए कि आखिरी दिन पर भी अगर उन्होंने ये ITR फाइल नहीं किया तो क्या होगा, कितनी पेनल्टी लगेगी उन पर? देखिए, ऐसा है कि इनकम टैक्स का रिटर्न भरने की 2 डेट होती है। एक ड्यू डेट होती है, एक लास्ट डेट होती है। जो ड्यू डेट है वो 31 जुलाई है। मतलब 31 जुलाई के पहले आप भर देते हैं तो कॉन्सिक्वेंसेज नहीं होती है। परंतु 31 ऐसा नहीं कि अभी नहीं तो कभी नहीं वाली बात नहीं है। 31 जुलाई को अगर आप रिटर्न फाइल नहीं किया तो आप अपना रिटर्न 31 दिसंबर तक फाइल कर सकते हैं, परंतु उसकी फिर कुछ कॉन्सिक्वेंसेज है। अगर आप 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल नहीं करते और बाद में फाइल करते हैं और अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपके ऊपर 5,000 रुपए का वो जो मैंडेटरी है वो लेट फाइलिंग फीस होती है। और अगर इनकम आपकी 5 लाख से कम है तो आपका जो मैंडेटरी लेट फाइलिंग फीस है वो 1,000 रुपया है। इसके अलावा आपको इंटरेस्ट वगैरह भी पेमेंट करना पड़ेगा अगर आपने टैक्स का पेमेंट नहीं किया है तो। बलवंत जी, अब मेरा अगला सवाल आपसे डॉक्यूमेंट्स को लेकर होगा। बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिर मेरे पास डॉक्यूमेंट क्या होने चाहिए, जरूरी क्या है तैयार रखने के लिए इस ITR को फाइल करने से पहले? साक्षी जी, ऐसा है कि इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से आप कोई भी डॉक्यूमेंट अपना इनकम टैक्स का रिटर्न के साथ अटैच नहीं कर सकते, परंतु जो इनकम टैक्स का रिटर्न आपको भरना है उसकी तैयारी के लिए आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट होने चाहिए। जैसे अगर आप सैलरीड है तो आपका जो फॉर्म 16 है वो होना चाहिए। इसके अलावा आप अपने इनकम टैक्स की वेबसाइट से जो एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट है वो डाउनलोड कर दीजिए। इसके अलावा आप जो आपका TDS जितना कटा है वो 26AS से आपको मिलता है, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको मतलब अभी लास्ट मोमेंट पे तो आप मतलब नहीं है, परंतु आपके पास जो आपका बैंक जितने बैंक अकाउंट है उसके बैंक अकाउंट में जितने भी ट्रांजैक्शन है उसकी आपके पास में समरी होनी चाहिए और उन ट्रांजैक्शन से आपको कितनी इनकम हुई है वो आपको अपना इनकम टैक्स का रिटर्न में बताना जरूरी है। ठीक है, तो ये 3 से 4 डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए अगर आप ITR फाइल कर रहे हैं तो। अक्सर लोग ये भी कंफ्यूज हो जाते हैं बलवंत जी कि उनको ITR का फॉर्म कौन सा लेना चाहिए। बहुत से ITR फॉर्म्स होते हैं, स्पेशली अगर हम सैलरीड क्लास लोगों की बात करें तो ITR 1, ITR 2 में बहुत कंफ्यूजन रहता है, तो इस कंफ्यूजन को दूर कीजिए। देखिए साक्षी जी, ऐसा है कि ITR 1 वो लोग फाइल कर सकते हैं जिनके 50 लाख से ज्यादा की इनकम नहीं है, कैपिटल गेन का इनकम नहीं है, बिजनेस इनकम नहीं है। इसके अलावा उनके पास एक से ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं है, फॉरेन में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, फॉरेन में कोई बैंक अकाउंट नहीं है या फॉरेन से कोई इनकम वगैरह नहीं आ रही है। ओके। और अगर आपका कैपिटल गेन है मतलब आपका भले गेन है तो आपको ITR 2 फाइल करना पड़ेगा। और अगर आपने कोई इंट्राडे ट्रेडिंग किया है मतलब सेम डे शेयर खरीद के सेम डे बेच दिया है तो वो बिजनेस इनकम गिनी जाती है। भले कितनी भी छोटी इनकम हो तो वो आपको मैंडेटरीली ITR 3 फाइल करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, मैं सभी दर्शकों को बता दूं कि यहाँ पर बलवंत जी जो कैपिटल गेन की बात कर रहे हैं, अगर आपका स्टॉक मार्केट्स में निवेश है उसके ऊपर जो भी प्रॉफिट होता है उसको कैपिटल गेन्स के अंदर देखा जाता है कि उसके ऊपर कोई टैक्स बन भी रहा है या नहीं, जिसमें कई प्रकार की तरह से टैक्स लगता है, STCG, LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। और जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग बताया बलवंत जी ने यहाँ पर, इसको स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम की तहत भी देखा जाता है। तो आपको ये देखना है आपके लिए ITR फॉर्म 2 तब है अगर आपका स्टॉक मार्केट्स में या तो डायरेक्टली या म्यूचुअल फंड्स के जरिए या यूलिप्स के जरिए अगर आपका कुछ भी निवेश है तो आपको ITR 2 फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। बलवंत जी, अब ये बताइए, अक्सर लोग जब ITR फाइल करते हैं बहुत से लोगों का ITR रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि उन्होंने कुछ मिस्टेक की होती है। तो अभी कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं सभी दर्शकों को बता देंगे तो काफी वो अवॉइड हो सकता है आखिर दिन पर। देखिए, एक तो सबसे पहले आपको जो रेलेवेंट असेसमेंट ईयर है वो चूज करना है। जैसे अभी आज की तारीख में तो आप एक ही असेसमेंट ईयर चूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो पैन नंबर है वो करेक्ट होना चाहिए, आपका बैंक अकाउंट है वो डिटेल बराबर होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि अगर आपका बैंक अकाउंट का डिटेल बराबर नहीं है और आपका रिफंड ड्यू है तो वो रिफंड आपको
मिलता नहीं है। तो यह 2-3 मेजर गलती है जिसकी वजह से आपका आईटीआर रिजेक्ट हो जाता है। परंतु नॉर्मली एकदम से रिजेक्ट नहीं करते हैं डिपार्टमेंट वाले, पहले आपको इस रिटर्न को डिफेक्टिव रिटर्न ट्रीट करके उसको रेक्टिफाई करने के लिए चांस देते हैं, तो आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स नहीं भरा है, मतलब जितना आपका टीडीएस कट गया है, आपका एडवांस टैक्स है, और अगर उससे आपकी टैक्स लायबिलिटी ज्यादा है, तो आपको रिटर्न फाइल करते समय सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरना पड़ता है। वो नहीं भरा हो तो भी आपको डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ सकता है और आप उसको रिटर्न को करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब कई लोग ना कुछ अपनी इनकम भी बताना भूल जाते हैं या डिक्लेयर करना भूल जाते हैं जब भी वो अपना आईटीआर फाइल करते हैं। स्पेशली सैलरी क्लास लोगों के साथ ये जरूर होता है, क्योंकि उनको लगता है कि मेरी एक ही सैलरी से इनकम आती है। अक्सर लोग भूल जाते हैं कि हमारा पैसा बैंकों में भी जमा है और वहां से भी कोई ना कोई टैक्स लायबिलिटी बन सकती है। तो ये बताइए कि क्या क्या इनकम बताना लोग अक्सर भूल जाते हैं। ये बहुत सही प्रश्न आपने पूछा। देखिए, ऐसा है कि नॉर्मली लोग बाग जो सैलरीड है वो बहुत सी वेबसाइट वगैरह की मदद लेके अपना फॉर्म नंबर 16 अपलोड कर देते हैं और उससे रिटर्न फाइल करते हैं, परंतु यह सही स्टेप नहीं है। इस आपके जैसे और कुछ नहीं होगा तो आपका सैलरी जिस बैंक अकाउंट में जमा होती है उसमें आपको इंटरेस्ट क्रेडिट होता है, तो इंटरेस्ट जो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल है। हालांकि आपको 10,000 रुपए तक उसमें कोई टैक्स नहीं भरना पड़ता, परंतु पहले आपको उसको इनकम में बताना पड़ता है और उसको आपको डिडक्शन लेना पड़ता है। इसके अलावा आपका जैसे बच्चों की कोई इनकम है, माइनर है और उनकी कोई पैसिव इन्वेस्टमेंट वगैरह की इनकम है, तो वो जो पेरेंट जिनकी इनकम ज्यादा है उनकी इनकम में ऐड होता है, तो वो कई लोग यह बताना भूल जाते हैं। इसके अलावा जैसे आपने म्यूचुअल फंड के ट्रांजैक्शंस वगैरह किए हैं या शेयर्स के ट्रांजैक्शंस किए हैं, अगर शेयर बेचने के सामने शेयर परचेज का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है तो वो तो आपका बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट होता है और प्रेज्यूमेबली आप दिखा देंगे। पर कई बार क्या होता है कि आप म्यूचुअल फंड की एक स्कीम से दूसरी स्कीम में स्विच करते हैं या एक शेयर खरीद के बेच के शेयर खरीद लेते हैं या उल्टा करते हैं, तो वो ट्रांजैक्शन आपका बैंक में नहीं दिखेगा, तो वो आपको दिखाना जरूरी है। और कई लोग यह दिखाना भूल जाते हैं, मतलब या तो हड़बड़ी में करते हैं या उनको मालूम है, ध्यान में ही नहीं आता है। इसके अलावा इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से एक टैक्स पेयर है वो 2 प्रॉपर्टी है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड बता सकता है। अगर इससे 2 प्रॉपर्टी से ज्यादा अगर आपकी प्रॉपर्टी है और वो आपके पास में ही है, आपके पोजीशन में ही है, आप यूज कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स वगैरह यूज कर रहे हैं, तो जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी जो है 2 से जो ज्यादा प्रॉपर्टी है उसको ऐसा माना जाता है डीम्ड टू हैव बीन लेट आउट की गई है। और भले हालांकि उस पर आपको कोई किराया नहीं मिल रहा है, परंतु जो नोशनल मार्केट रेट से जो रेंट है वो आपको अपनी इनकम में बताना पड़ता है। तो ये ब्रॉडली ये इनकम से जो लोग बताना भूल जाते हैं। आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी कि असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर, इसमें बहुत सा कंफ्यूजन रहता है लोगों को जब वो आईटीआर फाइल करते हैं कि आखिर उनको फाइनेंशियल ईयर क्या लिखना है और असेसमेंट ईयर क्या लिखना है। तो इसके बारे में कोई आसान सी ट्रिक बताइए जिससे लोग समझ जाए। देखिए, ऐसा है कि आपको आईटीआर में तो कहीं फाइनेंशियल ईयर लिखना नहीं पड़ता है, परंतु मैं व्यूअर के समझने के अंडरस्टैंडिंग के लिए बताना चाहूंगा कि जिस साल की इनकम टैक्स जो आप जिसका रिटर्न भर रहे हैं वो तो होता है फाइनेंशियल ईयर, और वो ये 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। जैसे अभी जो रिटर्न भरा जा रहा है उसका फाइनेंशियल ईयर 21-22 है, परंतु जो आपको आईटीआर फाइल करना है उसके लिए असेसमेंट ईयर 1 साल आगे का होता है। तो असेसमेंट ईयर आपका 22-23 है और उसी असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए आपका अकाउंट जो फाइनेंशियल ईयर है वो 21-22 है। ठीक है, तो मौजूदा हालत में फाइनेंशियल ईयर 2022 का आप आईटीआर भर रहे हैं और असेसमेंट ईयर है फाइनेंशियल ईयर 2023 का, ये याद रखिएगा। आखिर में बलवंत जी ये बताइए कि लोग अक्सर अपना आईटीआर फाइल कर देते हैं लेकिन आईटीआर को वेरीफाई कराना भूल जाते हैं, इससे क्या नुकसान होता है, आईटीआर वेरिफिकेशन कैसे करें, ये भी बताइए। देखिए, ऐसा है साक्षी जी की अभी तो जैसे सब लोगों के पास करीब करीब आधार कार्ड है, तो आपका जो आधार लिंक जो आपका मोबाइल नंबर है
उस पर आप OTP मंगवा के आप इमीडिएटली इंस्टेंटली वेरीफाई कर सकते हैं। आप बाद में भी वेरीफाई कर सकते हैं, परंतु यह वेरिफिकेशन 100 रिटर्न फाइल करने के 120 दिन के भीतर होना चाहिए। इसके अलावा आप अपने बैंक अकाउंट से, डीमेट अकाउंट से भी OTP मंगवा के आप वेरीफाई कर सकते हैं। अगर किसी के पास यह सब नहीं है तो उनके पास एक ऑप्शन है कि आप अपना जो ITR 5 है वो डाउनलोड करें, उस पर साइन करें, साइन करके उसको जो बेंगलोर का CP सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर है वहां पे भेज दें। परंतु अगर कोई टैक्स पेयर रिटर्न सबमिट कर दिया है और अपना मैंने जो विभिन्न रास्ते बताए वेरीफाई करने का, वो वेरिफिकेशन अगर 120 दिन में नहीं होता है तो यह माना जाता है कि आपने अपना ITR भरा ही नहीं है। मतलब आपने जो ITR सबमिट किया है बिना वेरिफिकेशन के वो एग्जिस्टेंस में है, ऐसा एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, ऐसा माना जाता है। ओके, ये बहुत जरूरी बात आपने बताई है। बलवंत जी, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। उम्मीद है हमारे सभी दर्शकों की जितनी भी उलझने हैं ITR को लेकर वो अभी साफ हुई होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। यदि आपने अभी तक ITR फाइल नहीं किया है और यदि आपकी जानकारी में कोई CA मदद के लिए नहीं है तो भी आप ITR आसानी से भर सकते हैं खुद ही ऑनलाइन E-फाइलिंग पोर्टल के जरिए। कैसे, बता रहे हैं मेरे सहयोगी हर्ष वर्मा। शुक्रिया साक्षी। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कैसे किया जाता है। तो आज जो हमने चयन किया है इनकम टैक्स रिटर्न के लिए तो वो है ITR 1। सबसे पहले आप E-फाइलिंग की पोर्टल पर जाइए जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है। यहाँ पर ऑप्शन है लॉगिन का, लॉगिन पे क्लिक कीजिए। लॉगिन पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके की स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर देखिए यूजर आईडी आपसे पूछा है। यूजर आईडी आपका आधार नंबर भी हो सकता है, पैन नंबर भी हो सकता है, ये आप देखिए। उसके बाद आगे ये पासवर्ड के लिए पूछेगा। अगर आपका पासवर्ड नहीं है तो उसको जनरेट कीजिए, OTP के जरिए आएगा आपके पास। उसके बाद जब आप पासवर्ड डालेंगे तो आपके सामने स्क्रीन कुछ इस तरीके से खुल के आ जाएगी। ये देखिए, ये पूरी स्क्रीन E-फाइलिंग की है, पोर्टल की है। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताऊं रिटर्न फाइलिंग के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है, AIS। तो AIS आपको कहाँ मिलेगा? AIS आपको मिलेगा सर्विसेज में जाकर। यहाँ पर देखिए AIS का ऑप्शन है एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, तो ये जरूर रखिएगा रिटर्न फाइल करने के लिए। अब उसके बाद हम लोग रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। ये देखिए फाइल नाउ, यहाँ से मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि कौन से वित्त वर्ष के लिए मुझे ये रिटर्न फाइल करना है। तो मैं असेसमेंट ईयर 2022-23 को चुनूंगा। अब ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो ऑनलाइन मोड सबसे इजी है, बहुत आसानी से आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। कंटिन्यू का विकल्प कीजिए। उसके बाद ये कह रहा है कि स्टार्ट न्यू फाइलिंग, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब आप एज ए इंडिविजुअल रिटर्न फाइल कर रहे हैं HUF या अदर्स, तो हम लोग एज ए इंडिविजुअल एज ए टैक्स पेयर मैं फाइल कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर कंटिन्यू का बटन पे क्लिक करूंगा। अब कौन सा ITR फाइल करना है? देखिए ITR 1 हम लोग फाइल कर रहे हैं। 50 लाख से ज्यादा आय वाले ITR 1 फाइल नहीं कर सकते हैं, या आपका कैपिटल गेन्स है तो भी ITR 1 फाइल आप नहीं कर सकते। तो मैंने ITR 1 पर क्लिक किया, प्रोसीड विद ITR 1। अब इसके बाद देखिए ये जो ऑप्शन आ रहा है लेट्स गेट स्टार्टेड, तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट पर क्लिक किया। अब सबसे पहले पूछ रहा है आपसे कि आप रिटर्न क्यों फाइल करना चाहते हैं। फॉलोइंग रीजन, सबसे पहला रीजन, क्या आप बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है आपकी इनकम, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा देखिए कि आपके जो करंट अकाउंट है जो आपका, उसमें क्या पिछले साल में 1 करोड़ से ज्यादा आपने डिपॉजिट कराया है, या फिर 2 लाख से ज्यादा आपने सालाना ट्रैवल किया, विदेश में यात्रा करी है। तो इस तरह के ऑप्शन है। अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो आप उस पर क्लिक कीजिए। और अदर्स के लिए, उन लोगों के लिए होता है, मान लीजिए आपकी सालाना आय 2.5 लाख से कम है तो आप अदर्स पर क्लिक कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों की आय जो है वो 2.5 लाख से ज्यादा मैं मान के चल रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। अब उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ये जो ऑप्शन है इसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन दिखा रहा है। कंटिन्यू पे क्लिक किया। अब सबसे पहले देखिए आपके सामने स्क्रीन में कई सारी चीजें खुल गई, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन। हम एक एक करके जाएंगे। सबसे पहले मैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे जाता हूँ। ये देखिए आपके सामने पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ गई। अब यहाँ पे आप एक बार चेक कर लीजिए कि जो भी डाटा आपने दिया है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, आपका पैन नंबर हो, आपका एड्रेस हो, वो सही है या नहीं है। अब नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बारे में पूछ रहा है वो। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हैं या स्टेट गवर्नमेंट में PSU में। अगर आप प्राइवेट नौकरी करते तो आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप अदर्स पे क्लिक कर दीजिए, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। 139(1) आया, लोग अक्सर इसको नोटिस समझ लेते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक इंटीमेशन होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे वो बैंक डिटेल जो आप वैलिडेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका रिफंड इसी के जरिए आएगा, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद कंफर्म का क्लिक कीजिए। कंफर्म करने के बाद देखिए आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन की जानकारी तो पूरी हो गई। अब हम आते हैं ग्रॉस टोटल इनकम, यानी कि आपकी
कुल आय कितनी है उसकी जानकारी भी हमको चेक करनी है। तो ये बेसिक जानकारी यहाँ पे पूछता है कि चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस हो गया, आपका HRA, जो भी जानकारी आप उसको यस करके क्लिक कर सकते हैं, वरना स्किप द क्वेश्चन पे क्लिक कीजिए, यस कीजिए। उसके बाद देखिए लोडिंग हो रही है। अब ये देखिए, अब इनकम फ्रॉम द सैलरी, यहाँ पर ये आ गया। अब आपकी सालाना जो सैलरी है इसके बारे में आप एडिट करके क्लिक कीजिए, उसको भरिए। इसमें आपकी मदद कौन करेगा? AIS। वहां पर सारी जानकारियां होती हैं, उसको देख के आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी, अब आपकी हाउस से प्रॉपर्टी है इसकी जानकारी भी आप यहाँ पर आपको देनी होगी। आपका किराए से रेंटल इनकम आ रही है उसकी जानकारी होगी, आपका लेट आउट है, जो भी है, जिस तरह की भी आपकी प्रॉपर्टी है उसकी जानकारी आप यहाँ पर दीजिए, अगर आपकी उससे कमाई हो रही है तो। अब उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यानी अन्य स्रोत से आए। तो अलग अलग तरीके से लोगों की आय होती है कि कोई फ्रीलांसिंग कर रहा है नौकरी के अलावा, किसी का ब्याज से आय हो रही है, तो इसकी जानकारी भी आपको यहाँ पर देनी होगी। अब उसके बाद अब आपको यहाँ पे एक ग्रॉस टोटल इनकम आपकी बन जाएगी और उसके बाद आपको कंफर्मेशन करना है। कंफर्मेशन करने के बाद आपके दो चीजें कंप्लीट हो गई, एक तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एक ग्रॉस टोटल इनकम। अब आते हैं टोटल डिडक्शन पे कि आपने कुल छूट कहाँ कहाँ कैसे कैसे ले सकते हैं। तो उसकी पूरी जानकारी जो आपने ली है, उसके जो भी निवेश किया उसकी पूरी जानकारी यहाँ पर होगी। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे हम लोग। कंटिन्यू करने के बाद टोटल आपको डिडक्शन आएगा, यहाँ पर आप कंफर्म कीजिए। कंफर्म करने के बाद ये सारे जो भी आपने पूरा भरा यहाँ पे एडिट करके एक बार आप चेक कर सकते हैं, जो जो डाटा है उसमें जानकारी दीजिए, फिर कंफर्म कीजिए। उसके बाद आपकी तीन चीजें कंप्लीट हो गई, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल डिडक्शन। अब बचा है टैक्स पेड, कि टैक्स कितना पेड है। अब यहाँ पे देखिए, अब ये TDS की पूरी जानकारी, शो डिटेल्स आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि आपका जो भी डिडक्शन है या फिर जो TDS कटा है उसकी जानकारी यहाँ पर पूरी डिटेल्स दी गई है। TDS की, TCS की पूरी डिटेल दी गई है। कुछ लोग एडवांस टैक्स भरते हैं, सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरते हैं, तो उसकी जानकारी भी यहाँ पर होती है। ये देखिए कंफर्म किया मैंने इसको। कंफर्म करने के बाद मेरे ये काम भी पूरा हो गया। अब टोटल टैक्स लायबिलिटी, कितनी टैक्स देनदारी बनती है, इसके बारे में भी समझ लीजिए आप। अब हमें क्या करना होगा, इस पर क्लिक करना होगा। ये देखिए पूरा कंप्यूटेशन आपके सामने इनकम का पूरा आ जाएगा कि कितना कितना टैक्स कटा, कहाँ कहाँ निवेश किया। 87A जो 12,500 की रिबेट मिलती है उसकी जानकारी हो गई। तो ये पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। उसके बाद आपको कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद आपको प्रोसीड करना है यहाँ पर। अब ये देखिए एक तरीके से पूरा आपका टैक्सेबल जो कैलकुलेशन है ये पूरी यहाँ पे शो डिटेल्स में आप जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका कहाँ पर कितना टैक्स बना है, कितना आपने निवेश किया, ये पूरी जानकारी यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद आपको एक बार अगर अपने रिटर्न को प्रीव्यू करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रीव्यू कर सकते हैं। यहाँ पे पूरी जानकारी आएगी। यहाँ पर टैक्स पेयर का नाम आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, सेल्फ हमेशा भर के रखिएगा। उसके बाद प्रोसीड टू प्रीव्यू। ये देखिए अब ये पूरा आप सबमिट करने के लिए तैयार है आपका इनकम टैक्स रिटर्न। क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न का नाम सहज है तो बहुत सहजता से हमने आपको समझाया कि इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करते हैं। यहाँ पे आपको सब चीजें डिटेल चेक करनी है और आखिरी में आपको ये पूरा आपके पास समरी आ गई है। इसके बाद बस वैलिडेट कीजिए और अपना रिटर्न फाइल कीजिए। देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी आय इनकम टैक्स सीमा में नहीं आती, लेकिन इनकम टैक्स विशेषज्ञों का मानना है कि सबको इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी होता है, चाहे आपकी आय टैक्सेबल हो या फिर ना हो। इस तरह के रिटर्न्स को जीरो ITR यानी कि शून्य आयकर रिटर्न कहा जाता है। आखिर क्या है जीरो ITR और क्या है इसके फायदे, जानते हैं इस रिपोर्ट में। 31 जुलाई की तारीख बहुत खास है क्योंकि ये साल 2021-22 के लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख है। अगर चूक गए तो जुर्माना लग सकता है या नोटिस का जवाब देना पड़ सकता है। इसलिए हर जागरूक नागरिक जो टैक्सेबल इनकम ग्रुप में आता है समय से पहले ही टैक्स रिटर्न फाइल करने में जुटा है। लेकिन जो टैक्सेबल इनकम ग्रुप में नहीं आता उसे भी ITR फाइल करना चाहिए। यानी जिनकी सालाना आय 2.5 लाख रुपए से कम है उनके लिए भी जीरो ITR भरना अच्छा होगा। टैक्स एक्सपर्ट के अनुसार अगर कोई आदमी ITR फाइल नहीं करता है तो वो TDS कटौती पर ITR रिफंड का दावा नहीं कर सकता। इसीलिए जिनका TDS डिडक्शन होता है उनके लिए आयकर रिटर्न फाइल करना अनिवार्य होता है, फिर चाहे उनकी सालाना आय आयकर सीमा से कम यानी 2.5 लाख प्रति वर्ष क्यों न हो। शून्य आयकर रिटर्न दाखिल करने के कई फायदे हैं।
अगर आपको पासपोर्ट रिन्यूअल या वीजा के लिए आवेदन करना है तो वहां ये डिटेल काम आ सकती है। इसके साथ ही यदि आप किसी लोन के लिए आवेदन करना चाहते हैं, चाहे वो होम लोन हो या कार लोन या फिर पर्सनल लोन, बैंक आपसे ITR रिटर्न मांगता है और अगर आप IT रिटर्न जमा कराते हैं तो आपका लोन जल्द ही अप्रूव हो जाता है। धन दौलत के इस खास शो में बस इतना ही, लेकिन आपसे जल्द मुलाकात होगी। अगले हफ्ते भी हम हाजिर होंगे एक नए मुद्दे को लेकर, जहां हम और आप बात करेंगे पर्सनल फाइनेंस की कुछ खास बातों के बारे में। तब तक के लिए आपके मन में अगर कोई पर्सनल फाइनेंस को लेकर सवाल है तो हमें लिख भेजिए। dhan.daulat@gntTV.com पर एक्सपर्ट की राय आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और बने रहिए आप गुड न्यूज टुडे पर।